आगे कहता है जी on the application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatory proposed to be delivered shall be submitted to court. वो जो इंटरोगेटरीज हैं वो आप कोर्ट में डिसाइड सबमिट करवा देते हैं, फाइल का हिस्सा बनवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन डिसाइडिंग आप सच एप्लीकेशन कोर्ट शैल टेक इनटू account any officer which may be made by party to be sought to interrogatories to deliver particular or make admission or produce document relating to such question or any of them, and leave shall be given as only interrogatory submitted as court shall consider necessary either for disposing for the suit or for saving cost, ठीक है। वो कहता है कि जी वो जो क्वेश्चन होंगे वो कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को सबमिट करेगी, और वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन सूट है वो आपका डिसाइड हो सके, ठीक है। आपका सूट फेयरली डिसाइड हो सके, आपका सूट फेयरली डिसाइड हो सके, ठीक है। या दूसरी पार्टी को ऐसा कोई कास्ट जो आपकी कंपनसेटरी होती है वो कास्ट न लगे। जैसे आप ही वो सवालनामे देते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट देखती है कि जी कौन से क्वेश्चन इसमें ज़रूरी है कि दूसरी पार्टी से हम उनके क्वेश्चन करें, और दूसरी पार्टी से कोई उसके बारे में एडमिशन मांगे या उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, ठीक हो गया। तो वो जो कोर्ट मुनासिब बनती है वो सारे क्वेश्चंस करती है और वो कोई डॉक्यूमेंट मंगवाती है या कोई एडमिशन करवाती है जो कि सूट को डिसाइड करने के लिए फेयर। आगे कहता है सर यहाँ पे एक ऑफर की बात हुई है कि कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी ऑफर व्हिच मे बी मेड बाय द पार्टी, इसका क्या मतलब है? कोर्ट एडमिशन कर सकती है और दूसरी पार्टी एडमिशन कर सकती है, दूसरी पार्टी एडमिशन कर सकती है उसके बारे में, मतलब जो इंटरोगेटरीज में भी एडमिशन कर सकती है। वो सारे क्वेश्चन जो कि कोर्ट को सूट को डिसाइड करने में मतलब हेल्प करेंगे, वो सारे क्वेश्चन की बात हो रही है। In deciding upon application, court shall take into account any effort which may be made by parties sought to be interrogated, कि जिस पार्टी पे इंटरोगेशन की जा रही है, मतलब आपके प्लेंटिफ ने इंटरोगेशन दी है तो दूसरी जो है डिफेंडेंट पे इंटरोगेशन होगी कि जी उनसे आपको डिफेंडेंट के ऊपर जो है ना वो इंटरोगेशन होगी। अब डिफेंडेंट की कोई आपकी ऑफर होती है तो कोर्ट उसको ज़हन में रखेगी, कोर्ट उसको मतलब लिख लेगी, उसको फाइल का हिस्सा बनाएगी। मतलब जिस पार्टी पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जिस पार्टी पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसकी तरफ से अगर कोई ऐसी कोई ऑफर होती है तो कोर्ट उसको भी लिख लेगी। वही आपकी ऑफर वही देखेंगे जी वो एडमिशन की बात कर रहा है, ठीक है। टू मेक एडमिशन, जिस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं या जो एडमिशन कर रही है या जो पार्टी आपका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उनकी तरफ जो कोई ऑफर होगी कोर्ट उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, ठीक है, उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, ठीक है मैडम। सर इसको एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल से समझा सकते हैं? एग्जांपल मैडम देखें कि आपका सपोज के शुएब साहब ने आपके खिलाफ दावा किया, ठीक हो गया। अब शुएब साहब प्लेंटिफ हैं, आप डिफेंडर हैं, शुएब साहब ने फिर इंटरोगेटरीज दे दी, ठीक है, इंटरोगेटरीज दे दी कि जी आप एक तो ये बताएं कि जी आपका जो सूट नंबर फला है, ठीक है,
सूट नंबर फलां है, इसमें आपका मतलब सॉरी पैरा नंबर फलां है, उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, वो इंटरोगेटरीज है। ठीक हो गया। उसके बाद वो शुएब साहब आपको वो जो है मतलब साथ कह देते हैं कि जी आपने इतनी पेमेंट इतनी आपका वो जो दावे में नहीं लिखते, उसमें लिख देते हैं कि जी आपने इसी सूट के ऊपर हाफ पेमेंट भी वसूल करें। सपोज के 30 लाख की एग्रीमेंट टू सेल था, आप 15 लाख ले चुकी हैं। ठीक है, आप 15 लेकर ले चुकी हैं, तो कोर्ट उस पे आपको मतलब इस पे आपका रिस्पांस लेगी कोर्ट। इस पे कोर्ट आपको कह सकती है कि जी आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर दें, या इन क्वेश्चन पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे आपके पास ओरिजिनल शायद हो, ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल हो, आप वो दे दें, या इस क्वेश्चन पे आप आंसर करें, या कोई एडमिशन करना चाहती हैं तो आप एडमिशन करें। ठीक है, तो फिर कोड को आप ऑफर करेंगी कि जी मैं जो है वो इसका जो है आंसर दूंगी, या मैं इसका एडमिशन करूंगी, या मैं इसके लिए जो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे देती हूँ। ठीक है, जो आपके पास अवेल होगा या जो आप देना चाहेंगी वो आप देंगी। ओके सर। जी मैडम। मैडम कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम जो है वो सिर्फ किताबी रह गई हैं, उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। ये वो चीज़ें हैं जिन पे कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। जैसे अब इश्यूज फ्रेम होते हैं तो वो कहता है कि जी विद इन 7 डेज, आर्टिकल 16 रूल 1 के तहत कि विद इन 7 डेज लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस देंगे। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस है वो अब भी कोर्ट में जमा कराते हैं, मतलब वो लिख के दे देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस ऐसा कोई नहीं होता, ना ही वो कोई देते हैं कि जी हम क्या हम रेडी हैं, या दूसरी पार्टी जो है विटनेस है वो तैयार है या नहीं है, क्या विटनेस वो इस वक्त एविडेंस देने के काबिल भी हैं या नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, वो सिर्फ किताबी चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस हम दे देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस नहीं देते। तो ये जो आपका सेक्शन 11 है, 12 है, ये 16 टोटल तकरीबन आपकी किताबी चीज़ें हैं। आर्टिकल 13 कुछ हद तक इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी ये किताबी है। इंटरोगेटरीज अब देखें कि वो आपके आपके जो क्वेश्चन पे मतलब स्प्लेंट है वो भी आपके तकरीबन कंप्यूटर है। ठीक है, आप साफ पढ़ा जाता है, कंप्लीट बिल्कुल पढ़ा जाता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आगे कहते हैं कोड, अगर कोई ऐसे कोई फास्ट फ्रीलेस आप इंटरोगेटरीज करते हैं, ठीक है, जो कि अनरीजनेबल हैं या अविकेशियस हैं या इम्प्रॉपर लेंथ में है, तो कोर्ट उस पर कास्ट आपको लगा सकती है। शैल बी पेड बाय पार्टी इन डिफॉल्ट। इन फॉल्ट, जो पार्टी इन फॉल्ट मतलब जो आप का पीछे हम पढ़े ऑर्डर 35 में 35A जो है यहाँ पे, ये 35 है। ठीक है, कि 35A में हमने पढ़ा था कि क्या स्पेशल कास्ट। ठीक है, स्पेशल कास्ट कब लगती है, जब आपका क्लेम जो है फॉल्स हो, केशियस हो, और वो आप क्लेम विड्रा कर लें या आपका क्लेम वो डिसमिस हो जाए, तो देन कोर्ट आपको स्पेशल कास्ट भी लगाती है। तो यहाँ पे भी वही है कि जी आपके कास्ट जो इंटरोगेटरीज जो हैं अनरीजनेबल हो, विकेशियस हो या इम्प्रॉपर लेंथ में हो, तो कोर्ट आपको कास्ट लगा सकती है। अब ये सवाल पर का प्रोफार्मा जो है अपेंडिक्स सी में बताया गया है, और उसके बाद आगे आगे कहता है जी कॉरपोरेशन वगैरह की खिलाफ जो है, कॉरपोरेशन या कंपनी वो भी आपका लीगल पर्सन होती है, वो भी आपका लीगल पर्सन होता है। कहते हैं वेयर एन पार्टी टू सूट और कॉरपोरेशन इज अ कॉरपोरेशन और बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब बॉडी ऑफ पर्सन है या कॉरपोरेशन है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो क्या है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं, मतलब कंपनी है रजिस्टर्ड है या नहीं। empower right to sue or sue in his own name. Any officer or other person may apply or allow him to deliver any member any such corporation. अब वो कहता है कि जी कंपनी के खिलाफ आप सूट फाइल करते हैं, तो वो कंपनी भी इंटरोगेटरीज
दे सकती है। जैसे आप बाटा कंपनी के, जैसे बाटा क्या है, बाटा या नेस्ले, यूनिलीवर, पेप्सी, ये क्या है, ये इनको हम कहते हैं लीगल पर्सन। ठीक है, ये क्या है, लीगल पर्सन है। ठीक है, इन पे ऊपर दावा हो सकता है और ये भी दावा कर सकते हैं। लीगल पर्सन कैन सू एंड कैन बी सूड। ठीक है, दावा कर सकते हैं, दावा उन पे किया भी जा सकता है। तो वो कहता है कि अगर वो दावा करते हैं तो वो भी इंटेरोगेटरीज दे सकते हैं। आगे कहता है जी आपका ऑब्जेक्शन जो है, objection to interrogatories by answer. Any objection to answering or interrogatories on the ground that it is scandalous or irrelevant, not exhibited bona fide for the purpose of suit, that the matter inquired into are not sufficiently material at this stage or any ground may taken in the affidavit in answer. ठीक है, कहता है कि objection to interrogatories. Any objection to answering any interrogatory on the ground that it is scandalous or irrelevant, not exhibited in bona fide purpose of suit, that matter inquired into are not sufficiently material on the other ground and may taken to answer. कहता है कि अगर वो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करती है कि जी ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो स्कैंडलेस है या इरेलीवेंट है, ठीक है, ये इरेलीवेंट है, ये सूट से रिलेट नहीं करते, तो कोर्ट उस पर इंक्वायरी कर सकती है और उस पर एफिडेविट भी मांग सकती है कि जी आप एफिडेविट दें कि जी आपके क्लेम, आपके आंसर ठीक है। आगे कहता है जी आपका सेटिंग असाइड स्ट्रैकिंग आउट इंटरोगेटरीज। कहता है any interrogatories on the ground on any interrogatories may be set aside on the ground that have been exhibited unreasonably or struck out on the ground that they are prolix, oppressive or unnecessary or scandalous, or and any application for this purpose may be made within 7 days of interrogatories। कि आप कोई जो आपका जो है कोई क्वेश्चन वगैरह वो आपका आपको लगता है कि स्कैंडलेस हैं या आपका अननेसेसरी हैं, ठीक है, या ऑप्रेसिव हैं, मतलब जो मतलब अगेंस्ट हैं, ऑप्रेसिव का वो बता रहे हैं कि जी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उनका आप ऑब्जेक्शन विद इन 7 डेज आप फाइल कर सकते हैं। विद इन 7 डेज मतलब क्रूअल नेचर के जो अनफेयर हैं, ठीक है, अनजस्ट हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई मतलब धमकाते वगैरह हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन, तो उन पे उनको कोर्ट जो है ऐसे कोई ऑब्जेक्शन, उनके ऑब्जेक्शन आप विद इन 7 डेज कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 11 तकरीबन आपका प्राय नाम है, कोई इसकी मतलब प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। आगे कहता है interrogatories shall be answered by affidavit to be filed within 10 days। अब 7 दिन में आप ऑब्जेक्शन को फाइल करना है तो उस ऑब्जेक्शन का जो है आंसर वो आपने 10 डेज में देना है। interrogatory shall be answered by affidavit to be filed within 10 days। जो आपने इंटेरोगेटरीज जमा कराने हैं, ठीक है, उसका आंसर 10 दिन में दिया जाएगा, उनका आंसर 10 डेज में दिया जाएगा, और विद इन सच टाइम एज कोर्ट में अलाउ। ठीक है, 10 दिन वो हैं या कोर्ट जितना टाइम दे दे, जैसे आपका जो सेक्शन आपका है 148 148 148 सीपीसी के तहत आप कोर्ट जो है कोई आपको कोर्ट ने कोई एक्ट कहा है तो वो आप विद इन टाइम नहीं करते तो कोर्ट से आप इनलार्जमेंट ऑफ टाइम की बात करता है कि जी आप वो टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो कोर्ट आपको टाइम एक्सटेंड कर सकती है। चलें जी 10 दिन नहीं तो आप 15 दिन में, 20 दिन में दे दें। फॉर्म ऑफ एफिडेविट वो
नीचे फॉर्म सी और अपेंडिक्स सी में बताया गया है, नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, no exception shall be taken to affidavit in answer but sufficiency or otherwise, sufficiency or otherwise of any such affidavit objected to insufficient shall be determined by the court, shall be determined by court. कहता है नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एनी एफिडेविट इन आंसर, कि कोई आपकी एक्सेप्शन नहीं होगी, किसी को अस्तना नहीं होगा जो कि एफिडेविट टू बी टेकन इन टू एनी एफिडेविट इन आंसर बट सफिशिएंसी और अदरवाइज एनी सच एफिडेविट ऑब्जेक्टेड टू insufficient shall be determined by court, कि उन जो एफिडेविट है उस पर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, मतलब आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, हाँ ये है कि जी आप जो है वो जितनी हद तक आप मुनासिब समझते हैं उतनी आंसर देते हैं, लेकिन आपने आंसर देना है। आर्डर टू आंसर और फर्दर आंसर, फर्दर स्टेटमेंट भी होती है, फर्दर आपका फर्दर स्टेटमेंट के कुछ और भी आप कुछ कहना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फर्दर स्टेटमेंट में जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर 8 रूल 6 में, ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 6 में प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट जो है आपका देता है, प्लेंटिफ ने दावा दायर किया, डिफेंडेंट ने सेट असाइड क्लेम कर लिया, ओ सॉरी सेट ऑफ क्लेम कर लिया और सेट ऑफ को उसने मांग लेता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट मतलब जब सेट ऑफ आ गया तो फर्दर स्टेटमेंट मांगती है आपका प्लेंटिफ से कि जी आपका के खिलाफ जो रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ आया है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह वो आंसर मांगेगी या कोर्ट मजीद भी आंसर मांग सकती है। आगे कहता है व्हेन ऑर्डर एनी सर ऊपर 10 में एक्सेप्शन वाली बात क्या कही है? एक्सेप्शन है कि मैडम आपको वो मतलब आंसर देने पड़ेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। सर मैं समझी नहीं सर, ये साथ में उन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चंस इंटेरोगेटरी क्वेश्चंस होंगे तो 8 में अगर साथ में उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होता है उस लिस्ट पे, उस सवालात की लिस्ट पे जो कि पहली पार्टी ने आप पे लगाए। ठीक है, दूसरी उसमें यह है कि दूसरी पार्टी जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर उस ऑब्जेक्शंस का आंसर करेगी एफिडेविट ऑन पे। ऑन ऑन ऑब्जेक्शन नहीं मैडम, उनका जो है वो आंसर ऑब्जेक्शन नहीं, उनका जो दूसरा है मतलब मेन इंटेरोगेटरीज हैं उनका आंसर जो है वो विद इन 10 डेज किया जाएगा। जी सर। ठीक हो गया, उनका आंसर किया जाएगा। और सर 9 में क्या कहा हुआ है कि फॉर्म ऑफ एफिडेविट इन आंसर टू इंटेरोगेटरी शैल बी फॉर्म 3, कौन सा फॉर्म है? फॉर्म वो एंड में मैडम अब सारा कुछ बताया गया है कि जी एक जी सर। लास्ट में मैंने आपको इधर दिखाया भी था और स्पेसिमेन दिए गए हैं। ठीक है, स्पेसिमेन दिए गए हैं कि ये स्पेसिमेन है, आप उसके तहत देना है, वो एंड में आप देख लें, दिखा दूं मैं। जी सर प्लीज दिखा दीजिए। someone ये इंटरोगेटरीज आर्टिकल 11 रूल 14, ये फॉर्म नंबर 2 है और ये फॉर्म नंबर 3 है, आंसर ऐसे किए जाएंगे। और ये आपका है आर्डर टू एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट 11 10 11। ठीक है, ये और एफिडेविट आपका ये होगा
कि जी आई हैव इन पोजेशन डॉक्यूमेंट रिलेशन टू फलां फलां, ये आपके इंटरोगेटरीज है। ठीक है, ये आपके इंटरोगेटरीज है। जी सर। चलो जी, आगे है जी आपका फर्दर आंसर भी आप मांग सकते हैं जो आपको अगर लगता है तो। when any person interrogated omit to answer, कोई आंसर नहीं देता, ठीक है, वो मतलब पैरा नंबर 1 2 वो आंसर नहीं देता, ठीक है, वो कोई आंसर नहीं देता। कोई आंसर वो भूल जाता है, नहीं देता, ठीक है, या आगे कहता है कि आंसर इनसफिशिएंटली, कि वो मुकम्मल आंसर नहीं देता, कंप्लीट आंसर नहीं देता, ठीक है, या पार्टी इंटरोगेटर में अप्लाई टू कोर्ट आर रिक्वायरिंग हिम टू आंसर फर्दर, वो कंप्लीट मतलब मुकम्मल फर्दर आंसर दे, मुकम्मल आंसर दे एट द केस में भी, ठीक है, एंड ऑर्डर में बी मेड रिक्वायरिंग हिम टू आंसर और फर्दर आंसर बाय एफिडेविट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट डिस्कवर करना है तो उसके लिए भी आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका इंटरोगेटरीज है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन प्लीडिंग, के कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट भी कर सकती है। सपोज के इकरार एग्रीमेंट टू सेल है, वो एग्रीमेंट टू सेल कोर्ट में दिया गया है प्लीडिंग के साथ, मतलब वो प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में दिया गया है, तो कोर्ट उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। जैसे रिकवरी के दौरान, रिमांड के दौरान कोई डॉक्यूमेंट असला वगैरह होता है, मुलजम पेश करता है, तो उसको इंस्पेक्ट कर सकती है कोर्ट, और इम्पाउंड भी कर सकती है। इम्पाउंड मेरा ख्याल 104 है सीआरपीसी का, ठीक है, इम्पाउंड कर सकती है। तो ये भी हो कि कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है। आगे कोई नोटिस टू प्रोड्यूस, अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना तो कोर्ट उसके लिए नोटिस भी कर सकती है, कोर्ट उसके लिए नोटिस भी कर सकती है। और टाइम फॉर इंस्पेक्शन एंड नोटिस जब दिया जाता है, ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, कोर्ट जब इंस्पेक्शन करेगी तो उस पर कोई कोर्ट ऑर्डर करेगी, ठीक है, या किसी को से और से भी ऑफिसर से भी करवा सकती है। मैंने पार्टी सर्व नोटिस अंडर 15 omit to give such notice for the time of omit to give such notice of a time for inspection or object given an official inspection elsewhere than an office of pleader may apply to court desiring to make order for the inspection in such place and time fit, कि कोर्ट जब मतलब ये तो कहती है कि इंस्पेक्शन, जो कोर्ट कहती है कि जी मैंने ये करना है, आपका ये डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, या नोटिस का देती है कि फलान डॉक्यूमेंट पेश करो और मैंने इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट डेट नहीं देती नोटिस में, तो कोर्ट को कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि आप बताएं कि कब आपने इंस्पेक्शन करना है। ये सच्ची है, सच कुछ भी नहीं है इसमें।
क्या है जी आपका प्रीमेच्योर डिस्कवरी। प्रीमेच्योर डिस्कवरी कहता है वेयर पार्टी फ्रॉम होम डिस्कवरी ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्पेक्शन साट टू साट ऑब्जेक्ट द सेम। अब किसी से कोई डिस्कवरी कोड मांगती है तो वो उस पे ऑब्जेक्ट करती है, वो पार्टी उस डिस्कवरी पे ऑब्जेक्ट करती है, ठीक है। और एनी पार्टी देयर द कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड that right of discovery or inspection sought to depend on the determination of an issue or question in dispute, that any other reason are desirable, that any issue or question in dispute should be determined before deciding the right discovery or inspection question, such issue or question may determine first। कहता है कि कोर्ट को लगता है कि जी डिस्कवरी से या आपका उस डिस्कवरी से पहले कोई क्वेश्चन है जिसको डिटरमाइन करना ज़रूरी है, ठीक है, तो कोर्ट उस इंस्पेक्शन से पहले वो क्वेश्चन पहले डिटरमाइन करेगी, वो क्वेश्चन पहले डिटरमाइन करेगी। नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अगर पार्टी कंप्लायंस नहीं करती तो क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट सीकिंग इंक्वायरी कोर्ट में ऑर्डर दैट इफेक्ट और ऑर्डर एज मेड अकॉर्डिंगली। अगर वो इंस्पेक्शन पे भी वो नहीं करती तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर पास कर सकती है जो कोर्ट को अकॉर्डिंग लो, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ को उसको कहता है उनका राइट्स तक ऑफ कर सकती है या उनके खिलाफ एविडेंस पास कर सकती है जो कोर्ट को मुनासिब लगता है। जैसे इस तरह अगर आप देखें तो 129 एक डॉक्यूमेंट एक पार्टी के पास है, वो अगर पेश नहीं करती तो ये समझा जाता कि वो डॉक्यूमेंट उनके अगेंस्ट जाना था। 129 QSO, ठीक है, तो कोर्ट ऐसी कोई प्रिजम्पशन दे सकती है। सर नॉन कंप्लायंस क्या होता है? मैडम कंप्लायंस होती है कि हुक्म मानना, हट हुक्म अधूरी, जी। हुक्म अधूरी। आपको कहा गया कि जी आप जवाब दावा दें, आप जवाब दावा नहीं देती तो आप क्या करेंगे? कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर रही, नॉन कंप्लायंस कर रही है। जी सर प्री मेच्योर डिस्कवरी क्या होती है? कि यही जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई क्वेश्चंस पूछने लाजमी है तो इंस्पेक्शन से पहले वो क्वेश्चन पूछे। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है कि उससे पहले कोई आंसर वगैरह ये क्वेश्चन करने हैं तो कोर्ट पहले क्वेश्चन या आंसर करेगी, उसके बाद वो आगे चलाएगी काम, और उसके बाद डिस्कवरी करेगी। जी सर। चलें जी आगे जी आपका एडमिशन। एडमिशन कहता है नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस। एडमिशन होता है कि अगर एक पार्टी ने सूट किया दूसरी पार्टी आके कुछ एडमिट कर लेती है, ठीक है, दूसरी पार्टी क्या है
दूसरी पार्टी आके कुछ एडमिट करती है तो उसके बारे में बताया गया कि एडमिशन ये है, ठीक है। दूसरी पार्टी आके सर क्लेम को क्लेम को एडमिट कर सकती है मैडम। ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका notice of admission. Any party to suit may give notice by his pleading or otherwise in writing that he admit the truth of whole or any part of the case of any other party, ठीक है। कि any party may give notice is pleading or otherwise in writing that he admit the truth or whole or any part of claim of other party, कि पार्टी जो है जैसे दावा क्लेम किया मैडम सभा ने जो है वो 10 लाख की रिकवरी का दावा किया, तो मैडम लुबना शहीन साहबा क्या कि वो नोटिस देंगी कि जी मैं एडमिट करती हूँ उसका होल क्लेम, कितनी होल 10 लाख का 10 लाख या एनी पार्ट देयरऑफ के मैं 6 लाख एडमिट करती हूँ, ठीक है। तो इस सच को उसका वो नोटिस देंगे कि जी मैं ये डॉक्यूमेंट या क्लेम एक्सेप्ट करती हूँ, एडमिट करती हूँ। नोटिस ऑफ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, वो तो था क्लेम का नोटिस, कोई क्लेम का, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करते हैं उसका भी नोटिस है। आइदर पार्टी में कॉल अपॉन अदर पार्टी टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट सेविंग ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, सेविंग कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट आके एक्सेप्ट करें एंड में इन केस ऑफ रिफ्यूजल और निग्लेक्ट टू एडमिट आफ्टर सच नोटिस द cost proving of such document shall be paid by the party so neglecting unless otherwise contract, no cost proven shall be allowed unless notice of given, the exception where the omission to give the notice or opinion of court as saving expense। देखें कि आपका एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ मैडम सबा एंड मैडम लुबना शहीन सबा के खिलाफ, ठीक है, के साथ। अब मैडम सबा ने मैडम लुबना से 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है 20 लाख की। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैडम सबा के पास है। अब मैडम सबा कहती हैं कि जी ये ओरिजिनल साइन एग्रीमेंट टू सेल है, इस पे साइन अंगूठे मैडम लुबना के हैं, उसने मुझसे इतनी पेमेंट ले लिया है, 20 लाख में से 10 लाख ले लिया है, ठीक है। अब वो जो है उस डॉक्यूमेंट को एडमिट नहीं करती, उस डॉक्यूमेंट को एडमिट नहीं करती, तो फिर कहता है कि जी अगर वो एडमिट नहीं करती तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव होने पे जो कास्ट आएगी वो कौन पे करेगी, वो रिफ्यूजिंग पार्टी, मतलब उस डॉक्यूमेंट को पे जो कास्ट आएगी वो मैडम लुबना जो है वो कास्ट पे करेगी, ठीक हो गया, कास्ट वो पे करेगी। आगे वो एक एक्सेप्शन डाल देती है कि हाँ व्हेन एवर द रिजल्ट ऑफ सूट मे बी एंड कोर्ट otherwise direct no cost of proving the any such document shall be allowed, के कोर्ट कहे तो उसको कास्ट ना लगाए unless such notice is given except where the omission to give the notice is in opinion of court saving expense, ठीक है। कि वो यह है कि कोर्ट की मर्जी है कि कास्ट लगाए या ना लगाए, क्या कास्ट लगाए या ना लगाए, अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट एंड नो कास्ट ऑफ प्रूविंग डॉक्यूमेंट शैल बी अलाउड, और ऐसी कोई कास्ट जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूव करने की नहीं लगाई जाएगी जब तक नोटिस अनलेस नोटिस इज गिवन notice is given in the opinion of party, notice is given except where omission to give the notice in opinion of court saving expense, ठीक है। अब कहता है कि जी ऐसी कोई कोर्ट कास्ट
नहीं लगाएगी जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस ना दे। कि सपोज के मैडम लुबना शीन साहब वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तो उनको नोटिस दिया जाएगा। क्यों ना कोर्ट को उनको शो का नोटिस दिया जाएगा कि क्यों ना आपको कास्ट लगाई जाए कि आपने जो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट था, आपको पता था, आपने वो एडमिट नहीं किया। अब इसका जो है फॉर्म इस नोटिस का टू एडमिशन वो अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 9 में दिया गया है। अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 9। अब ये है, ठीक है। अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 9 के take the notice that plaintiff or defendant in the suit possessed at use the evidence several documents here specified and same may be inspected by the defendant or his pleader as between the on or date time plan hereby the required 48 hours of last mentioned hours admit that such document are specified original were respectively written, signed, or executed, and purported by such specified copies, and such document are stated have been served, sent, delivered, were so served, sent, delivered, respectively, as saving all just सिंपली वो एडमिट करते हैं जी ये डॉक्यूमेंट पे साइन अंगूठे फलां टाइम फलां पर्सन ने किए थे, फलां टाइम फलां पर्सन ने किए थे, ये आपका एडमिशन है। नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, पीछे था क्लेम और उसके बाद डॉक्यूमेंट, अब फैक्ट। क्लेम, अब ये नोटिस टू एडमिट फैक्ट का ये बताया गया कि जी मैं जो बंदा हूँ several facts respectively and defendant require within 6 days of such admit and saying that are admissibility of facts कि वो within आपका 6 days वो आपका कोई डॉक्यूमेंट कोई फैक्ट आप एडमिट कर सकते हैं। फैक्ट क्या है कि मैडम सभा कहती है कि जी मेरे पास ही वो है पोजेशन दे दिया गया था, ठीक है। तो उस पर नोटिस दिया जाएगा कि क्या आप एडमिट करती हैं लुबना शीन साहब आपको, तो वो विद इन 6 days वो बताएंगी कि जी मैं मतलब ऐसा कोई फैक्ट एडमिट कर